हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल सिंपल हिंदी लैंग्वेज में सीखेंगे। हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताई जाती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ता हूं, ते हैं, ती है या ती हूं आदि मिलता है। ये जो पहचान है, मैं आपसे कहूंगा कि इस पहचान को बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप इस पहचान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नहीं समझ पाएंगे क्लियरली। इस चीज को मैं मना क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। यहां मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये एक सेंटेंस है और ये जो हमारे सेंटेंस हैं ये अलग कैटेगरी में आते हैं। इन सेंटेंसेस को आप एक बार ध्यान से देखिए। मरुस्थल में दिन गर्म होते हैं, ये बिल्कुल इज एम आर से बनने वाला सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ही नहीं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, मुझे चाय पसंद है। इस सेंटेंस के अंदर ता है, ते हैं, ती है कहीं पर भी नहीं आया, लेकिन सेंटेंस फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जैसे हम किसी से पूछते हैं भाई वो क्या करता है, तो उसकी चाय की दुकान है। He runs a tea shop। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी ता है, ते है, ती है कहीं पर भी नहीं है। मुझे आपको कुछ देना है। वैसे तो हिंदी के अंदर जब टेंसेस सिखाए जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में आ है आ जाए तो ये परफेक्ट का होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। आई ओ नथिंग टू यू। जैसे परमानेंट ट्रुथ की अगर हम बात करें, किसी भी परमानेंट ट्रुथ की, जैसे मेरे स्कूल का मुंह यानी मेन गेट जो है, दरवाजा जो है, मेन गेट है स्कूल का, पूर्व की तरफ है। आवर स्कूल फेसेस द ईस्ट। तो ये जो सेंटेंस है आवर स्कूल फेसेस द ईस्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। इस बात से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सिर्फ ता है, ता हूं, ते हैं, ती है, ती हूं, ऐसी जो आइडेंटिफिकेशन हमें बताई जाती है, वो आइडेंटिफिकेशन कई बार हमको पजल कर देती है। जो स्टार्टिंग लर्निंग स्टेज में है वो इंसान इस बात से पजल हो सकते हैं कि हमें तो पहचान बताया था ता है, ता हूं, ते हैं, ती है, ती हूं, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सेंटेंस में तो ता है ही नहीं, मुझे आपको कुछ नहीं देना है, यानी आई ओ नथिंग टू यू, इसमें ता है तो आया ही नहीं। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी अवस्थाएं हैं, वो कौन से काम हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताते हैं। चलिए हम वन बाय वन उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। ओके, मैंने 13 कंडीशंस यहाँ पे बताई हैं कि इस तरह की कंडीशंस होंगी। उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना सकते। तो इससे पहले कि मैं वन बाय वन हर कंडीशन को एक्सप्लेन करूं, मैं चाहूंगा कि आप इन कंडीशंस को नोट कर लें और उनके एग्जाम्पल्स के लिए सामने जगह छोड़ दें, और जब मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊं तो आप वो एग्जाम्पल्स नोट कर लें। एक बार इन कंडीशंस को आप नोट कर लीजिए। ओके, अब सबसे पहली जो कंडीशन आती है, हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन वर्क। हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क ऐसे काम होते हैं जो एक तरह से हमारी आदत बन चुके हैं और जो काम हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, यानी हमारे रोजाना के जो कामकाज होते हैं, या तो वो या जो काम हमारी आदत बन चुके हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ये मेरी आदत बन चुकी है। मैं 7 बजे स्कूल जाता हूं, हो सकता है सर्दियों में ये समय बढ़ जाता है, मैं 8 बजे स्कूल जाता हूं। तो ये डे टू डे लाइफ में होने वाला एक मेरा काम है। इसी तरह से आप कह सकते हैं वह 7 बजे ऑफिस जाता है। किसी की आदत आप बता सकते हैं
वो रविवार के दिन लेट उठता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम किसी की आदत या किसी के दिन प्रतिदिन होने वाले कामों को बताते हैं, वो सारे सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ, या इसको आप एक नाम और भी ऐड कर सकते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स। यूनिवर्सल ट्रुथ्स कौन सी ट्रुथ्स होती हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ है सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, तो सन सेट्स इन द वेस्ट। साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट है कि 100 डिग्री तापमान पर पानी उबलने लगता है। जब बर्फ गर्म हो जाती है तो वो पिघलने लगता है, लोहा गर्म होकर फैलने लगता है। परमानेंट ट्रुथ। परमानेंट ट्रुथ वो ट्रुथ होती हैं जिनमें हम बताते हैं कुछ परमानेंट सच्चाइयां, कुछ जो कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में वो चीजें रहेंगी। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं, तो आई लिव इन इंडिया, ये एक परमानेंट ट्रुथ। मैंने एक एग्जांपल दिया था, हमारे स्कूल का मुंह पूरब की तरफ है, यानी आवर स्कूल फेसेस द ईस्ट। नेक्स्ट जो हमारा सिचुएशन है वो है शेड्यूल्ड एक्शंस या प्लान्ड एक्शंस फॉर नियर फ्यूचर। इसमें ऐसे काम आते हैं जो काम हमारे प्लान्ड हैं, एक तरह से उनकी प्री प्लानिंग की हुई है। जैसे मुंबई के लिए ट्रेन सुबह 10 बजे जाएगी। द ट्रेन फॉर मुंबई लीव्स एट 10 in the morning. प्लान्ड एक्शंस, मैं अगले वीक दिल्ली जाऊंगा। आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। और टू कोट समवन। टू कोट समवन मीन्स किसी ने कोई बात कही और हम उस बात को एज इट इज कहना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ही सेज। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोइट है, उन्होंने कहा है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इसकी इंग्लिश होती है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो वर्ड्सवर्थ सेज, देन विल हम लगाएंगे कोमा और फिर उसके बाद इनवर्टेड कोमा स्टार्ट करके हम ये जो कोटेशन है, ये जो वर्ड्सवर्थ की कही हुई बात है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, वो एज इट इज उसके अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट वन, इन लाइव कमेंट्रीज। जो भी लाइव कमेंट्री होती है, चाहे वो क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, कबड्डी की हो, किसी भी गेम की या किसी और चीज की, अगर हम लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं टीवी पे या रेडियो पे, वो कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। जैसे सचिन हिट्स द बॉल वेरी हार्ड एंड स्कोर्स 4। सचिन ने बॉल को बहुत जोर से हिट किया और 4 रन लिए। इन न्यूज हेडलाइंस, न्यूज हेडलाइंस में भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हम करते हैं, सिर्फ हेडलाइंस में, डिटेल में नहीं। अगर डिटेल न्यूज है तो वो तो कल हुई थी, आज हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो न्यूज हेडलाइंस मिलेंगी, जो ऊपर एक हेडलाइन मिलती है मोटे मोटे अक्षरों में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। जैसे तेज बारिश के कारण रास्ता जो है वो बंद हो गया। द रोड ब्लॉक्स बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। एक कंडीशन है हमारी इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर। जो हियर या देयर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लो बस आ, हियर कम्स द बस। अरे वो पार्टी में आ गया, हियर ही कम्स इन द पार्टी। देखो वो गिर गया, देयर ही फॉल्स। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, वो जब भी हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं तो उनमें भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। टू टेल द ऑक्यूपेशन, किसी का भी व्यवसाय बताने के लिए जब हम किसी से ये पूछते हैं
कि वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू। व्हाट डज ही डू, तो हम वहां पर ऑक्यूपेशन बताने के लिए किसी के बिजनेस से रिलेटेड या किसी की कोई भी काम वो करता है, कोई भी ऑक्यूपेशन उसका है, काम धंधा किसी का जो भी है, वो बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू, उसकी चाय की दुकान है। हमने एक एग्जांपल लिया था, उसकी चाय की दुकान है। ही रन्स ए टी शॉप, उसकी अपनी कंपनी है। ही रन्स ए कंपनी, उसकी अपनी फैक्ट्री है। ही रन्स ए फैक्ट्री। सो इस तरह से हम अलग अलग जो काम होते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन होते हैं, लोगों के जो व्यवसाय होते हैं, उनकी बात करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज उस समय करते हैं जब मेन जो क्लॉज होता है, मेन क्लॉज में आपका शैल प्लस वो फर्स्ट फॉर्म हो, तो इफ वाले पार्ट में, कंडीशन वाले पार्ट में हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर इफ ही इनवाइट्स मी। आई विल गो देयर इफ ही इनवाइट्स मी। तो ये जो इफ ही इनवाइट्स मी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, इफ ही इनवाइट्स मी। लेकिन सेंस दोनों में ही फ्यूचर की निकलेगी, टाइम दोनों में ही फ्यूचर का बताया जाएगा। नेक्स्ट वन इज टू नरेट द पास्ट इवेंट्स बट इन अ ड्रामेटिक वे। जब भी हम एक ड्रामा की तरह कोई पास्ट इवेंट बताना चाहते हैं, उसको लाइवली बनाना चाहते हैं, उसको एक तरह से ऐसा दिखाना चाहते हैं मानो हमारी आंखों के सामने सारी घटना घट रही है, तो ऐसी नरेशंस में, इस तरह की बात सुनाने में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज पास्ट इवेंट्स के लिए करते हैं। जैसे मान लो हम बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध धर्म का जो इफेक्ट था वो अशोका के ऊपर कैसे आया। जब कलिंगा का युद्ध हुआ तो वो इतना उदास हो गया कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। द वार ऑफ कलिंगा makes Ashoka very sad and he accepts the Bodh Dharma. Next, in imperative sentences, जितने भी imperative sentences होते हैं उन सब में present indefinite tense का ही यूज होता है, क्योंकि imperative sentences में जो सब्जेक्ट होता है यू, वो ऑलवेज हिडन होता है, और यू के बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। जैसे सेंटेंसेस तो हमारे फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं क्योंकि यू हिडन होता है। कम हियर, इट डजंट मीन कि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यू। यहां आओ, दैट मीन्स तुम यहां आओ, यू कम हियर। अब मान लो नेगेटिव से ये सेंस बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं कि यहां मत आओ, तो हम क्या कहेंगे, डोंट कम हियर। और जो डोंट है, डोंट, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट, और डू नॉट यूज होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, डू नॉट कहां, डज नॉट कहां, या डोंट और इस तरह की बातें, ये हम स्ट्रक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 13th one is some verbs. I have written some verbs. Verbs like see, hear, think, look, appear, seem, belong, etc. इस तरह की जो verbs होती हैं वो भी हम मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ना कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट में। जैसे मुझे शोर सुनाई दे रहा है, आई हियर नॉइज। मुझे शोर सुनाई दे रहा है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे आई एम लिसनिंग, नो, आई एम हियरिंग, नो,
हम कहेंगे मुझे शोर सुनाई दे रहा है, आई हियर नॉइस या आई कैन हियर नॉइस। तो ये हमारी 13 की 13 कंडीशंस हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं वन बाय वन कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन सी अवस्थाएं हैं जिनके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। अब हम डिटेल में इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, यानी जो फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस किस तरह से बनता है, हिंदी सेंटेंस क्या होता है, फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से हिंदी का जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसको कैसे हम इंग्लिश के प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसके रूल्स और उसकी फॉर्मेशन को हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, जब फॉर्मेशन की बात आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम आगे 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सब पार्ट है वो होता है सिंपल या अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा नेगेटिव कम इंट्रोगेटिव, यानी वो इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और फिफ्थ जो है उसको हम एम्फेटिक बोलते हैं। किसी बात पे दबाव देने के लिए किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं वो सेंटेंसेस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव को लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरी बना दी हैं, एक आई, वी, यू, दे, 2 और मोर देन 2 नेम्स या प्लूरल नाउन्स। यानी जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा या दे होगा, यानी मैं, हम, तुम, वे, या कोई भी 2 नाम, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, या प्लूरल नाउन्स जस्ट एज स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, लाइक दैट। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है ही, शी, इट, यानी जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा या इट होगा, या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक नाम होगा, जैसे राम, मोहन, सोहन, रवि इत्यादि, या कोई एक सिंगुलर नाउन होगा जैसे स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, कोई भी एक सिंगुलर नाउन। तो ये जो दोनों मैंने सब्जेक्ट की जो कैटेगरीज डिवाइड की हैं वो इसलिए की हैं कि ये सिंगुलर होते हैं, सारे के सारे सिंगुलर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन्स, ये फर्स्ट पर्सन दोनों, ये सेकंड पर्सन, ये प्लूरल, और बाकी जो है वो प्लूरल होते हैं। तो इनमें वर्ब जो है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग लगती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस मैंने लिख रखा है। इस चीज को चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या एक्सटेंशन, अगर आपको ऑब्जेक्ट या एक्सटेंशन में कोई डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसके रिगार्डिंग मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता क्या है। जैसे कई बार हम कहते हैं मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है या टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, और इस सेंटेंस का अगर हम सही तरीके से बात करें तो इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल में अगर आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होती है, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। आप इस चीज को यहां पर अगर चाहें तो ऑब्जेक्ट ही मान सकते हैं, यानी जो भी कुछ बाकी बच जाता है वो चीज, दोनों में ही मैंने ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लिखा है। अगर आप दूसरा वीडियो कंसीडर कर लेते हैं तो यहां पर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन क्या होते हैं। अगर आप सिर्फ इसी बात को देखना चाहते हैं कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ बचा हम उसको ऑब्जेक्ट ही मान के चलेंगे,
तो आप इसे ऑब्जेक्ट ही मान के चल सकते हैं दोनों कंडीशंस। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी एक स्टेटमेंट बताते हैं जिसमें ना तो ना कहा जाता है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही कोई एम्फेसाइज दिया जाता है, और ना ही ये सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर क्वेश्चन या ना की भावना हो, यानी दोनों भावनाएं नहीं होती हैं। ना ही तो वो हमसे क्वेश्चन पूछता है और ना ही वो हमको ना की सेंस देता है। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में एक सेंटेंस लिखें, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस की फॉर्मेशन देखिए। वे यानी सब्जेक्ट, फुटबॉल यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है और खेलते हैं यानी खेलना जो है वो यहां पर वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। हिंदी का स्ट्रक्चर हमें कहता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इंग्लिश का हमारा स्ट्रक्चर हमसे कहता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे यानी दे। तो हमने सब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट दे। अब ऑब्जेक्ट हमें लेके जाना है पीछे और वर्ब को लेके आना है पहले। दे खेलना, खेलना का जो इंग्लिश है वो होती है प्ले। ये फर्स्ट फॉर्म है प्ले प्ले प्ले। दे प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल। इन द सेम वे हम कहते हैं वह फुटबॉल खेलता है या खेलती है, ही या शी। या अगर हम किसी जानवर की बात कर रहे हैं, जैसे किसी डॉग की, किसी किटन की, किसी बिल्ली के बच्चे की या किसी पालतू कुत्ते की, और हम कहते हैं कि ये जो जानवर है ये फुटबॉल खेलता है, तो हम वहां पर इट का भी यूज कर सकते हैं। इट प्लेज फुटबॉल। अब यहां पर ये जो एस ऐड हुआ है, इसके लिए इसके रिगार्डिंग एक रूल है। रूल क्या है? अगर हमारी वर्ब एंड होती है एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, शी एच पे, एक्स पे या ओ पे, तो उस वर्ब के एंड में हम ई एस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? इनके साथ लगेगा ई एस। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, तो अगर हमारी वर्ब एंड होती है वाई पे और वाई से पहले, बिल्कुल वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ, जी, इस तरह के, यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे। हम कैसे करेंगे? वाई को हटा देंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे किससे? आई से, और ऐड कर देंगे ई एस। और बाकी जितनी वर्ड्स होंगी उन सब में हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। तो प्ले जो वर्ब थी इसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं आया, वोवल आया है, इसलिए हमने इसके साथ सिंपल एस ऐड कर दिया। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे हम एक सिंगल जो नेम है उसकी बात करते हैं। सिंगल नेम में हम लेते हैं राम। राम 7 बजे ऑफिस जाता है। कितने बजे? 7 बजे ऑफिस जाता है। ये उसका एक रूटीन है, एक उसका आप कह सकते हैं दिन प्रतिदिन का काम है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद हमने कहा वर्ब, वर्ब लगाई गो, और गो के साथ एस लगेगा, ई एस लगेगा या आई ई एस लगेगा। फिर से रूल को कंसीडर कीजिए। अगर हमारी वर्ब एंड होती है एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे, डबल ओ पे, तो
यहां पर हमारी वर्ब एंड हो रही है ओ पे, तो इसके साथ लगेगा ES। राम गोज टू ऑफिस 7 o'clock, या आप कह सकते हैं 7 o'clock in the morning या 7 o'clock in the evening, या एग्जैक्ट 7 लिख के इन द मॉर्निंग भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से राम के साथ साथ हम लेते हैं 2 या 2 से ज्यादा नाम। जैसे राम के साथ साथ मोहन भी ऑफिस जाता है, तो हम क्या करेंगे, राम एंड मोहन। राम एंड मोहन, हमने 2 जो नाम है वो 2 नाम ले लिए, राम एंड मोहन। अब ऑफिस जाना की इंग्लिश है गो टू ऑफिस। राम एंड मोहन गो टू ऑफिस एट, यहां भी एट आएगा, सॉरी। राम एंड मोहन गो टू ऑफिस एट 7 in the morning। राम एंड मोहन गो टू ऑफिस एट 7 in the morning। तो ये जो 2 या 2 से ज्यादा हमने नाउन लिए, दोनों यहां ले लिए। एक नाउन हमने सिंगल नेम यहां पे ले लिया। इसी तरह से हम कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं गुड प्लेयर्स की। गुड प्लेयर्स, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, वो हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। गुड प्लेयर्स प्रैक्टिस डेली। लेकिन अगर हम सिंगल एक नाउन लें, सिंगुलर नाउन लें, ए गुड प्लेयर प्रैक्टिसेस डेली। प्रैक्टिसेस डेली, प्रैक्टिस के साथ ES, तो सिंपली S ही आप ऐड कर दें, प्रैक्टिसेस डेली। सेकंड फॉर्मेशन हमारी होती है नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट अगर I, we, you, they 2 या 2 से ज्यादा नाम या प्लूरल नाउन है तो डू नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन, तो उसके बाद डू नॉट नहीं, डू के साथ ES ऐड कर देंगे हम, डज नॉट, फिर वो फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसके हम अलग से एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं वह ऑफिस नहीं जाता है। आजकल हो सकता है वो बीमार हो, घर पे ही रहता हो, तो ही डज नॉट, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, और जाना की गो कहां पे, टू ऑफिस। ही डज नॉट गो टू ऑफिस। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि 2 हैं, राम और मोहन, जो हर रोज सुबह 7 बजे ऑफिस जाते थे, वो ऑफिस नहीं जाते हैं। दे और सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, दे डू नॉट, और जाना की इंग्लिश गो टू ऑफिस। दे डू नॉट गो टू ऑफिस। तो ये हमारा नेगेटिव जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर आता है कभी भी नहीं। जैसे वे कभी ऑफिस नहीं जाते हैं, वह ऑफिस नहीं जाता है, इसी को यहां पर हम कभी अगर ऐड कर दें, वह कभी भी ऑफिस नहीं जाता है, यानी बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो डज नॉट या डू नॉट वो नहीं रहेगा। डज नॉट और डू नॉट की जगह हम नेवर वर्ड का यूज करेंगे, NEVER, NEVER। अब नेवर के साथ हम SEIS ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नेवर एक एडवर्ब है। नेवर एडवर्ब है, नेवर वर्ब नहीं है, तो SEIS जो ऐड होगा वो दोबारा से हमारी वर्ब के साथ चला जाएगा। तो यहां पर इसके साथ हम ऐड कर देंगे SES या IES वाला रूल। तो हम क्या करेंगे, वह कभी भी ऑफिस नहीं जाता है। जो हमारा डज नॉट था, इसको यहां से हम
रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा ही नेवर, और अब ईएस हमारा यहां ऐड हो जाएगा। ही नेवर गोज टू ऑफिस, वह कभी ऑफिस नहीं जाता है। दे डू नॉट गो टू ऑफिस, वे ऑफिस नहीं जाते हैं, वे कभी ऑफिस नहीं जाते हैं। तो हम डू नॉट को यहां से रिमूव करेंगे और डू नॉट की जगह पे दे नेवर गो टू ऑफिस, क्योंकि इसमें एस या ईएस ऐड हम नहीं करते। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या कोई भी दो या दो से ज्यादा नाम हो या प्लूरल नाउन हो तो हम ईएस का यूज नहीं करते। थर्ड जो कैटेगरी है, जो थर्ड टाइप के सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगता है। मैंने यहाँ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को रेड से मार्क कर दिया है सो दैट आपको ये चीज बिल्कुल अलग से ध्यान रहे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो फॉर्मेशन है वो जब हमारा प्लूरल वाला होता है तो हमारा होता है डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह ऑफिस जाता है, सॉरी क्या वे ऑफिस जाते हैं, डू सब्जेक्ट है, दे वर्ब है, गो टू ऑफिस, और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्या वह ऑफिस जाता है, डज ही गो, ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पहले डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डज ही गो टू ऑफिस एंड देन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। WH वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहां पर इनके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, ये सेम मैंने दो लिखे हैं तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। यहां पर डज ऐड हो जाएगा और यहां पर सब्जेक्ट से पहले डू ऐड हो जाएगा अगर आपका WH वर्ड से स्टार्ट है तो। अब WH वर्ड से हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आइडेंटिफाई करें। जो नॉर्मल हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या वर्ड, हिंदी में क्या वर्ड अगर स्टार्टिंग में है, जैसे क्या वे ऑफिस जाते हैं, क्या वह ऑफिस जाता है, तो हमारा डू स्टार्टिंग में आएगा। लेकिन अगर हमारा प्रश्न दर्शाने वाला वर्ड, वो शब्द जिससे हमें पता लगे कि इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, वो अगर सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में कहीं यूज हुआ हो तो हम WH वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे डू दे गो टू ऑफिस, क्या वे ऑफिस जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं वे ऑफिस नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू ऑफिस, तो क्वेश्चन आता है वे ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं। क्यों मीन्स वाई, तो वे ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं। हम वाई को WH वर्ड की जगह लिखेंगे वाई, उसके बाद डू को ऐड करेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट वे, दे, उसके बाद वर्ब गो, एंड देन जो भी हमारा बच गया। वैसे ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। वाई डू दे गो टू ऑफिस, वे ऑफिस क्यों जाते हैं, वे ऑफिस क्यों जाते हैं। अगर हम इसी को कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू दे, हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड कर देंगे। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करेंगे। डू दे गो टू ऑफिस, क्या वे ऑफिस जाते हैं, क्या वे ऑफिस नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू ऑफिस। डज ही गो टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जाता है, क्या वह ऑफिस नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू ऑफिस। तो यहां पर हमने किया WH वर्ड का। जब WH वर्ड प्रश्न पूछने वाला शब्द हिंदी वाक्य के बीच में है कहीं भी,
वे ऑफिस क्यों जाते हैं? Why do they go to office? वे ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं? Why do they not go to office? इसी तरह से वह ऑफिस क्यों जाता है? Why does he go to office? लेकिन अगर हमें कहना है वह ऑफिस क्यों नहीं जाता है, तो why does he not go to office? ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सिर्फ WH वर्ड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कोई सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और ऑब्जेक्ट। WH वर्ड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ SEIS और ऑब्जेक्ट। ये कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जब हमारा सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछने वाला शब्द ही सब्जेक्ट का काम करे। जैसे ऑफिस कौन जाता है, यानी जाने वाले के बारे में ही हम पूछ रहे हैं, या ऑफिस कौन जाते हैं। कौन की इंग्लिश होती है हु, तो हम क्या करेंगे? हु जब सिंगल है, ऑफिस कौन जाता है? हु गोज टू ऑफिस। लेकिन अगर हमारा प्लूरल है, हम बात कर रहे हैं ज्यादा लोगों की, कि ऑफिस कौन जाते हैं? हु गो टू ऑफिस। क्योंकि यहां पर WH वर्ड, उसकी इंग्लिश, उसके बाद सीधी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी हमारा बचता है। वैसे ये एक्सटेंशन है, यहां हमने इसको ऑब्जेक्ट माना है। ये क्या है? जब हमारा प्रश्न पूछने वाला शब्द कौन, वो खुद सब्जेक्ट की जगह आ गया। इसी तरह से व्हाट भी आ सकता है, इसी तरह से हुज प्लस कोई नाउन भी आ सकता है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट यहां पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद सिर्फ एक ही बचता है, जिसको हम एम्फेटिक कहते हैं, जो एक तरह से दबाव देने के लिए हम यूज करते हैं। एम्फेटिक में हम किसी बात के ऊपर दबाव देते हैं। जैसे मैं कहता हूं वह ऑफिस जाता है, वह फुटबॉल खेलता है, वह स्कूल जाता है। ये तो सिंपल सेंटेंस है। इनमें दबाव किस तरह देंगे? वह स्कूल जाता तो है, तो हम इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डस। ये इंपॉर्टेंट है। पहले सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो पहले सब्जेक्ट और उसके बाद डू। इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर प्लूरल है तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डू लगाएंगे, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डस लगाएंगे, और उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वह स्कूल जाता तो है, ही सब्जेक्ट डस, और फिर वो फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। वे दे, यू, वी, आई, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। यहां पे मैं कहता हूं तुम गाना गाते तो हो, तुम गाना गाते तो हो। यू डू, और गाना गाना वर्ब होती है सिंग। यू डू सिंग ए सॉन्ग। एक तो आप कहें तुम गाना गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग, लेकिन आप उस चीज के ऊपर एम्फेसिस देना चाहते हो, तुम गाना गाते तो हो, यू डू सिंग ए सॉन्ग। तो ये हमारी जो थी फिफ्थ कैटेगरी हमने ली। फोर्थ कैटेगरी वो हमने थर्ड इंट्रोगेटिव के अंदर ही डिस्कस कर ली। तो ये सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं वो हमारी कंप्लीट हुई, ये फॉर्मेशंस हमारी कंप्लीट हुई। इस तरह की जो फॉर्मेशंस हैं उनके साथ आप बिल्कुल आसानी से सेंटेंसेस को बना सकेंगे। कुछ समय बाद मैं इस टेंस से रिलेटेड एक एक्सरसाइज तैयार करूंगा और उस एक्सरसाइज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहां से आप वो पीडीएफ एक्सरसाइज डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें मैं आपको कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दूंगा और साइड बाय साइड आपको ये जितने भी फॉर्मेशंस हैं वो फॉर्मेशंस टाइप वाइज में आपको लिख के
दूंगा, जिसमें नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस को, हिंदी सेंटेंसेस को आप उस फॉर्मेशन के द्वारा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, अच्छे से उन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।